नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अम्ल भस्म तथा लवण को क्लियर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही क्लियर कर लिए हैं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 करने वाला है, अर्थात चैप्टर 2 का। इस चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें हम कई टॉपिकों के बारे में कवर किए, जैसे कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, अम्ल का गुण क्या होता है, भस्म का गुण क्या होता है। आज हम कुछ जो आप लोगों को बताए थे सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। ऐसे सूचक क्या होता है और रंजक क्या होता है, इसकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज और बेसिक तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सूचक के बारे में पहले ही बता चुके हैं ऑलरेडी कि सूचक क्या होता है, व्हाट इज इंडिकेटर। तो सूचक एक प्रकार का रंजक होता है जो किसी विलयन के रंग को परिवर्तित कर या बदल कर, मैंने उसको चेंजिंग करके अम्ल एवं क्षार की जानकारी देता है कि कौन अम्ल है और कौन सा विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का है, उसके नेचर के बारे में जानकारी देता है और रंग परिवर्तन करता है। तो सूचक हम लोग जानते हैं जनरली कई प्रकार का होता है। सूचक कई प्रकार के, बहुतों प्रकार के हो सकता है, लेकिन कुछ हम सूचक को यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक और सार्वत्रिक सूचक। सूचक ऐसे कई प्रकार के होता है, लेकिन कुछ ये जनरल हुआ, कुछ सामान्य, जिसको हम कवर करने वाले कि ये होता क्या है। जैसे कि मैंने पहला रखा है ये प्राकृतिक सूचक, जिसको इंग्लिश में नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, जिसको सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। और चौथा होता है तीसरा होता है गंधीय सूचक, जिसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और चौथा है सार्वत्रिक सूचक। आपका पहला हो गया नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा मैं यहाँ पे नहीं दिया था सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा है गंधीय, जिसको इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और चौथा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। यानी सूचक मुख्य रूप से 4 प्रकार कह सकते हैं, यहाँ पे चारों को हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक क्या होता है। तो वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, वैसे सूचक को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे, लिटमस होता है, हल्दी हुआ, लाल गोभी का पत्ता हुआ, ये सभी सूचक आपको बुक में डायग्राम के माध्यम से भी मिल जाएगा, वहाँ पे प्राकृतिक सूचक को देख सकते हैं। तो ये सूचक क्या करता है, तो किसी विलयन के रंग परिवर्तन करता है, रंग में चेंजिंग करता है। इसके अलावा हमें यह अम्ल एवं क्षार की जानकारी देता है, ये कौन पदार्थ अम्ल होगा और कौन पदार्थ क्षारीय होगा। जैसा कि हम लिटमस के माध्यम से भी जान सकते हैं, हल्दी के माध्यम से भी जान सकते हैं, लाल गोभी के पत्ता के माध्यम से भी जान सकते हैं। ये सभी सूचक है, या कह सकते हैं एक प्रकार का रंजक, क्योंकि सूचक एक प्रकार का रंजक होता है, अर्थात डाई होता है। और रंजक का मतलब होता है कि किसी को कलर देना, रंग उत्पन्न करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग कभी कभी खाना वगैरह खाते हैं, तो सब्जी या दाल वगैरह जैसे हमारे कोई क्लॉथ पे मतलब गिर जाता है, तो उसमें देखते हैं कि रंग उसका पीला हो जाता है। और जब उसको हम कोई क्षारीय पदार्थ से हम अगर उसको हटाना चाहते हैं, तो उसका पीला रंग से नीला हो जाता है या और भी दूसरा कलर हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि तरह से डाई मतलब होता है, इनकी रंजक यानी कि रंग प्रदान कर रहा है। माने रंजक को अगर किसी विलयन में रखा जाता है, तो उसको क्या करता है, रंग को उत्पन्न करता है, कलर उत्पन्न करता है, वो होता है रंजक अर्थात डाई। और रंजक जो कि सूचक क्या होता है, एक प्रकार का रंजक होता है, जैसे कि लिटमस। लिटमस एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस पत्र को एक पौधा होता है, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा, उसी से प्राप्त किया जाता है। तब समझ सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक हो, क्योंकि हमें कहां से प्राप्त हुआ, प्रकृति से प्राप्त हुआ, भगवान से प्राप्त हुआ, ईश्वर से प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं लिटमस जो है प्राकृतिक सूचक है, जिसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। और ये क्या करता है, लिटमस में अम्ल एवं भस्म की जानकारी देता है। लिटमस का विलयन जो होता है ना तो क्षारीय होता है और न ही अम्लीय। अगर लिटमस पेपर की सिर्फ बात किया जाए, या न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, लेकिन यह क्या करता है, अम्ल एवं भस्म की रंग परिवर्तन करता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो वही काम लिटमस का होता है। अगर कोई विलयन में इसे डाला जाए, अगर विलयन अगर अम्ल का होगा तो क्या करेगा, उसको लाल कर देगा, लाल होगा तो नीला कर देगा। नीले को लाल या लाल को नीला, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, रंग में परिवर्तन कर रहा है। और इस परिवर्तन के माध्यम से हमें यह भी ज्ञात हो जाती है कि कोई पदार्थ है या कोई विलयन है जो सोल्यूशन है, अम्ल होगा कि भस्म होगा, या अम्ल होगा कि क्षार होगा, मैंने इससे हमें जानकारी मिलती है। तो प्राकृतिक सूचक के द्वारा हमें यह प्राप्त हो गया। इसके अलावा हल्दी भी देख लेते हैं, हल्दी अगर कोई वाटर में या कोई सोल्यूशन में होता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। और हल्दी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक सूचक है, इस पर अम्ल का कोई
प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन भस्म में परिवर्तन करता है। क्या, जो हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं एक डायग्राम के माध्यम से कितने प्रकार के सूचक होते हैं और सूचक में क्या क्या रंग परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, लाल गोभी का पत्ता, ये सभी प्राकृतिक सूचक में यूज होता है और इसके माध्यम से हमें अम्ल एवं भस्म की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है संश्लेषित सूचक, वैसे सूचक जिसे क्या संश्लेषित करना मतलब क्या, आर्टिफिशियल कह सकते हो, जिसका निर्माण इंसान खुद करता है, जो रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। माने संश्लेषित सूचक वैसे सूचक को कहते हैं जो रासायनिक पदार्थों से निर्माण किए जाते हैं, रासायनिक पदार्थों से बनते हैं, जिसकी मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथैलीन हो गया, ये सभी क्या है, संश्लेषित सूचक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यह अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए किया जाता है कि कोई विलयन है वो अम्ल होगा कि क्षार होगा, उसकी जांच के लिए हम संश्लेषित सूचक का प्रयोग करते हैं, अर्थात सिंथेटिक इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से सिर्फ हमें अम्ल एवं क्षार की जानकारी प्राप्त होगी। अब समझ लेते हैं गंधीय सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। तो वैसे सूचक जो किसी पदार्थ के गंध में परिवर्तन करता है, अम्लीय गंध है जो भस्मीय गंध या क्षारीय गंध होगा उसकी हमें जानकारी देती है, उसको गंधीय सूचक या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अम्लीय गंध से क्षारीय गंध या उसका जो गंध होता है अम्लीय माध्यम में वो क्षारीय में परिवर्तित करता है या उसकी जानकारी देता है, उसको गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे वैनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग हो गया, एक प्रकार के सब गंधीय सूचक हैं, इसको हम गंधीय सूचक बोलते हैं। आप समझ लेते हैं सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या होता है, तो वैसे सूचक जो बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है, यानी कि मिक्सचर होता है, हम उसको मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं और इस प्रकार के जो सूचक प्राप्त होगा, इस प्रकार से जो इंडिकेटर प्राप्त होगा उसको सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि इसमें लिटमस मिला हुआ रहता है, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन, अगर सभी सूचकों को एक साथ मिला देंगे और इसके माध्यम से जो हमें सूचक प्राप्त होगा, इसके फलस्वरूप जो सूचक प्राप्त होगा उसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक। वैसे सूचक जो कई सूचकों का मिश्रण होता है वैसे सूचक को सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है, जैसे कि लिटमस हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया और फिनोल्फथैलीन। तो हम लोग तो जानते हैं कि सूचक का मुख्य काम होता है कि अम्ल एवं क्षार की जानकारी देना, अम्ल एवं भस्म की जानकारी देना और रंग परिवर्तन करना। इसके अलावा ये सार्वत्रिक सूचक जो होते हैं क्या करता है, जांच तो करता ही है अम्ल एवं भस्म की, उसके साथ जांच के साथ साथ हमें उसकी प्रबलता को मापता है कि कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना पावरफुल है। तो हम समझ सकते हैं इस प्रकार से सूचक होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि अम्लों एवं क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होता है, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्योंकि एसिड एंड बेस का हम लोग भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, उसका भौतिक गुण क्या होता है, अम्ल का भौतिक गुण क्या है और भस्म का भौतिक गुण क्या है। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं अम्लों एवं क्षारकों या अम्लों एवं भस्मों के रासायनिक गुण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भस्म को ही क्षारक कहा जाता है। क्योंकि पहला टॉपिक यहाँ पर है, पहला पॉइंट कह सकते हैं इसको, धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल, माने धातुओं के साथ क्या बिहेवियर होता है, इसका क्या नेचर होता है। क्योंकि भौतिक गुण को उसको हम ऊपरी से उसका रंग में क्या परिवर्तन होता है इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं कि रासायनिक गुण मतलब ऐसे गुण को कहा जाता है जो उस किसी अन्य तत्वों के साथ क्या किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उसका क्या नेचर होता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, उसके माध्यम से। तो ऐसी इस प्रकार के गुण को केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण कहते हैं। तो ये जो अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं, सबसे पहले अम्ल के बारे में जानेंगे, उसके बाद क्षार के बारे में जानेंगे कि धातु के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखता है, इसका क्या बिहेवियर है, अर्थात मतलब धातु से अभिक्रिया करके जो अम्ल किसका निर्माण करता है, और फिर ये भस्म जो होता है अर्थात क्षार जो होता है, फिर ये धातुओं से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है। क्योंकि पहला पॉइंट मेरा है धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। जब धातु को, यहाँ जैसे कि जिंक क्या है, धातु है, यहाँ पर लिख सकते हैं ये धातु है जिंक, किससे अभिक्रिया करवाया गया है, अम्ल से। एसिड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है और ये हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे तीर का चिन्ह दिलाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले ही चैप्टर में पढ़ लिए हैं कि समीकरण में जो अभिकारक एवं प्रतिफल होते हैं उसको अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और तीर चिन्ह से ये जानकारी मतलब प्राप्त होती है हम लोगों की कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया गया था, तो जिंक क्लोराइड का निर्माण हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु को जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण आता था, क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस।
ऐसे इसके बारे में थोड़ा पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि धातुएं जो होती है अम्ल से अभिक्रिया करके, एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। चूंकि हम एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जिंक धातु था जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है। उसी प्रकार अब हम समझ लेते हैं कि भस्म के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है। क्योंकि जिंक यहाँ पे भी धातु लिया गया है, ये धातु है, धातु से अभिक्रिया कर रहा है भस्म या क्षारक। तो धातु से जब भस्म को अभिक्रिया करवाया जाता है तो ये सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। यानी कि हम दोनों ही कंडीशन में बोल सकते हैं कि जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है, अम्ल अभिक्रिया करे या भस्म अभिक्रिया करे, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए भी देख सकते हैं। चूँकि यहाँ इसका जो नाम है सोडियम जिंकेट है, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट का निर्माण कर लिया है। सोडियम जिंकेट, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो रही है, हाइड्रोजन वायुमंडल में उड़ के जा रहा है, इसका उत्पत्ति हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करके, जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है अम्ल और भस्म, तो इस प्रकार के क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस उत्पत्ति होता है। तो इस प्रकार के हम देख सकते हैं कि ये उसका नेचर है, उसका बिहेवियर अन्य तत्वों के साथ, यानी कि यहाँ पे धातुओं के साथ। मेरा दूसरा पॉइंट है धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। पहला पॉइंट हम क्लियर कर लिए एग्जाम्पल के जरिए, दूसरा पॉइंट भी हम एग्जाम्पल के जरिए क्लियर कर लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि पॉइंट में ही लिखा हुआ है धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो चूंकि हम एक एग्जाम्पल लिख रखे हैं तो किसका अभिक्रिया था, अम्लों और क्षारकों का। क्योंकि हम अम्लों एवं क्षारकों के रासायनिक गुण को कवर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे HCl क्या है, अम्ल है, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे क्या है सोडियम कार्बोनेट। CO3 किसी तत्व या यौगिक के साथ लग जाता है तो उसको हम कार्बोनेट पढ़ते हैं। तो ये सोडियम का कार्बोनेट है, क्योंकि सोडियम के साथ लगा हुआ है। कैल्शियम के साथ लग जाएगा तो कैल्शियम का कार्बोनेट हो जाएगा, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट का यहाँ पे बात हो रहा है किसके साथ, अम्लों के साथ। जब अम्लों को कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्योंकि एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि कार्बोनेट जो होना चाहिए धातु का कार्बोनेट होना चाहिए, क्योंकि धातु का कार्बोनेट है, सोडियम क्या है, धातु है। तो धातु को कार्बोनेट के साथ, धातु के कार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया जब करवाया जाता है, इसको पहले या बाद में लिख देंगे, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम अभिक्रिया करवा रहे हैं किसको, अम्लों को धातु के कार्बोनेट के साथ। जब एसिड को धातु के किसी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण का निर्माण होता है। NaCl एक साल्ट है, लवण है, और लवण क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो NaCl लवण है और साथ में हम देख रहे हैं H2O जो जल का अनुसूत्र है, तो जल का निर्माण होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब धातु के कार्बोनेट से किसी एसिड को अभिक्रिया करवाया जाए तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सेम डेट वही प्रोसेस इसमें भी होती है बाइकार्बोनेट में। या कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाइए या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवाएंगे तो दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है बाइकार्बोनेट, सिर्फ कार्बोनेट लगा हुआ था, Na2CO3 तो उसको कार्बोनेट पढ़ते थे, लेकिन जब यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट। जब किसी एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट, सिर्फ यही नहीं इसके अलावा और भी धातु का जो बाइकार्बोनेट होगा उसके साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो उस कंडीशन में लवण, NaCl लवण है और साथ में जल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ किस प्रकार से अम्ल अभिक्रिया कर रहा है और किस प्रकार से क्या कर रहा है, लवण तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही और ये सोडियम कार्बोनेट ही, किसी भी एसिड को और किसी भी धातु के कार्बोनेट को, सिर्फ ये बात ध्यान रखना होगा कि कार्बोनेट जो होना चाहिए धातु का होना चाहिए, या बाइकार्बोनेट भी होना चाहिए तो धातु का बाइकार्बोनेट होना चाहिए। कोई भी एसिड, तो कोई भी एसिड को जब धातु के किसी भी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो उस कंडीशन में उसके जरिए क्या करता है, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब बात आती है भस्म की। चूंकि हम यहाँ पे अम्लों एवं भस्म दोनों के गुण के बारे में कवर कर रहे हैं, दोनों को ही कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हम लोग अंतर लिखने में भी काफी बेटर हो जाए। क्योंकि अंतर जो लिखा जाता है गुणों के आधार पर अंतर लिखा जाता है। अगर किसी भी
दो अवयव का आप उसका गुण जानते हैं, चाहे भौतिक गुण जानते हैं या रासायनिक गुण जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उस आधार पर उसका डिफरेंट पैदा भी कर सकते हैं, उसको अंतर भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे कवर करते आ रहे थे अम्ल एवं क्षारकों का या अम्ल एवं भस्मों का, तो चूंकि हम लोग देख लिए कि धातु का जो कार्बोनेट होता है या बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, उसी प्रकार अगर कहा जाए क्षारकों का इसके साथ क्या प्रवृत्ति होती है, क्या बिहेवियर होता है, तो हम कह सकते हैं कि क्षारक जो होता है या भस्म जो होता है धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इससे पहले पहला पॉइंट कवर किए थे, उसमें भी दोनों का सेम कंडीशन था, दोनों ही हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न कर रहा था। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ भस्म जो होता है, क्षार जो होता है, कोई अभिक्रिया नहीं करती, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। बट इस कंडीशन में जो निर्माण होता है आपको दर्शा दिया गया है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है अम्लों एवं भस्मों के बीच परस्पर अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है। इसके बारे में अगर कहा जाए तो पहला चैप्टर में यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में भी थोड़ा जिक्र कर दिया गया है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम समझ लेते हैं कि अम्ल एवं क्षारकों के बीच किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जैसे कि अगर अम्ल को किसी क्षार या जिसको हम भस्म कहते हैं क्षारक, हम यहाँ पे भस्म ही लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा ये यूज होता है वर्ड अम्ल एवं भस्म। जब अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। जैसा कि इसके बारे में हम पहला चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अम्ल जो होता है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करती है। तो हम ये जो होता है क्या है, अम्लों एवं भस्मों या अम्लों एवं क्षारकों के बीच परस्पर अभिक्रिया है, माने एक दूसरे के बीच अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करती है। जिसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम कोई भी एसिड को लेंगे और बेस को लेंगे, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का भस्म है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके NaCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण करता है और OH के साथ अभिक्रिया करके H2O का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि HCl अम्ल था और NaOH भस्म था, जो कि दोनों के बीच परस्पर अभिक्रिया, एक दूसरे के बीच अभिक्रिया किया और अभिक्रिया के फलस्वरूप NaCl का निर्माण किया, जो कि एक प्रकार का लवण है, और H2O को हम लोग भली भांति जानते हैं कि ये जल है। तो अम्ल एवं भस्मों के बीच परस्पर अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया का एक नाम दिया जाता है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। एग्जाम में हर बार पूछ ही देता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं रिएक्शन वाली। तो हम कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करती है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हम समझ गए एग्जाम्पल के जरिए कि कोई एसिड था जो भस्म के साथ अभिक्रिया करके NaCl और जल का निर्माण किया, यानी कि लवण तथा जल का निर्माण किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन।